हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको सारे एमसीक्यू, सारे लेसन के एमसीक्यूज बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आपको ये एमसीक्यूज डाउनलोड करना है, मैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग के लिए टाइप करके बनाया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला लेसन है, स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के आप लोग को आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सेम एमसीक्यूज आए मोस्टली, लेकिन बहुत सारे एमसीक्यूज कवर है इसमें, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम है। तो आप लोग के लिए जरूरी है कि इसको सुने, समझे और लेसन को भी रीड करें। जैसे मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ कि एमसीक्यू करने से पहले आप लोग लेसन के अंदर जो थ्योरी पार्ट है उसको एक बार रीड कर लो। उससे क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द यूज ऑफ मटेरियल फॉर यूज, record to the return of unused material, record the transfer of material from one store to another store, a classified record of material issue, return and transfer। तो इसका आएगा पहला, authorize and record the issue of material for use। मटेरियल इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को ऑथराइज कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मटेरियल हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, इशू कर दिए हैं यूज करने के लिए। जैसे एग्जांपल, हमारा गोडाउन है और फैक्ट्री है, तो गोडाउन से हमने जब माल देंगे फैक्ट्री को प्रोडक्ट बनाने के लिए, यूज करने के लिए, तो हम लोग क्या देंगे उसको, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट के जरिए देंगे। ठीक है ना। चलिए, मटेरियल ट्रांसफर नोट, नाम में ही लिखा हुआ ट्रांसफर, तो इसमें क्या होगा, इशू ऑफ मटेरियल तो नहीं होगा, रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ अनयूज मटेरियल, रिटर्न तो नहीं आएगा, शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, तो इसका आंसर आएगा सी। एक स्टोर से, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है। चलिए, a document which is classified record of material use, material issue, transfer, return। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लासिफाइड एकदम, मतलब मटेरियल इशू का अलग, रिटर्न का अलग, ट्रांसफर का सब रिकॉर्ड मिलेंगे हम लोग को। मटेरियल रिक्वेजिशन नहीं, रिक्वेजिशन में सिर्फ हम लोग को इशू जो हम लोग करते हैं वो मिलता है, मटेरियल रिटर्न नहीं, मटेरियल ट्रांसफर नहीं। तो ये तीनों सबका मिला के क्या रहता है, मटेरियल इशू एनालिसिस शीट रहती है। ठीक है ना, उसमें ये सब मिलेगा तुमको, इशू भी मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा। चलिए फोर्थ आते हैं, दिस इज एसेंशियल टू मेक द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग। जो हम लोग ये चैप्टर में कॉस्ट लेजर बनाते हैं, उसको सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए कौन जरूरी है, जनरल लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका रहता है जनरल लेजर। जितने भी आपके कॉस्ट लेजर है उनको सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं है तो बता दे रहा हूं आप लोग को। कॉस्ट लेजर जितने भी हैं आपको, उनको सेल्फ बैलेंसिंग करने के लिए आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा। चलिए, दिस इज डेबिटेड विथ ऑल परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर एंड क्रेडिट विथ ऑल इशू ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल इशू, स्टोर आपका मटेरियल क्या करेगा, परचेस करेगा तो डेबिट करेंगे, इशू करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किसको, जनरल लेजर को, स्टोर को, वर्क इन प्रोग्रेस को, फिनिश को। तो आएगा जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब भी आप लोग कोई मटेरियल खरीद के लाओगे स्टोर वाले, तो आप लोग मतलब परचेस करोगे तो जनरल लेजर डेबिट में लिखेंगे, स्टोर लेजर डेबिट में लिखेंगे, और जब इशू करेंगे तो आप लोग स्टोर लेजर कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, इन दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स ऑफ ईच जॉब अंडरटेकन इज पोस्टेज। जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ मेटल का हो, चाहे वेजेस का हो, चाहे रोड का हो, कोई भी जॉब का, उसको कहाँ पोस्ट करते हैं हम लोग, बराबर ना। जनरल लेजर में करते हैं, स्टोर लेजर में करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में करते हैं, फिनिश गुड में। तो याद रखना किसमें करते हैं, फिनिश गुड में। ठीक है ना। चाहे कॉस्ट ऑफ मेटल हो, चाहे कॉस्ट ऑफ वेजेस हो, चाहे कॉस्ट ऑफ वर्ड हो, जो भी हर एक जॉब का हो, उसको पोस्ट कहाँ पे करते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर में। याद रखना। चलिए आगे आते हैं, दिस रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड इन स्टॉक। फिनिश गुड का टोटल वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें से, बराबर ना। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका आएगा आप लोग का फिनिश गुड अकाउंट। जो फिनिश गुड का स्टॉक होता है, टोटल वैल्यू, वो किसमें मालूम पड़ता है आप लोग को, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट से पता चलता है। नेक्स्ट आप लोग का, मटेरियल अमाउंटिंग टू 58,300 इज परचेस ऑन क्रेडिट। 58,300 का मटेरियल अपने क्या करे, क्रेडिट पे खरीदे। द एंट्री इन कॉस्ट लेजर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर कॉस्ट लेजर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है आप लोग का, अभी आप लोग पढ़ते मटेरियल आप परचेस करोगे तो डेबिट में क्या आता है आप लोग का, स्टोर लेजर। याद है आप लोग को। तो देखिए कौन से एंट्री में स्टोर लेजर है, बी में, बराबर ना। अभी आपने ऊपर पढ़े थे यहाँ पे, बराबर ना, डेबिटेड विथ ऑल परचेस ऑफ मटेरियल,
स्टोर लेजर डेबिट करते हैं। तो देखिए स्टोर लेजर डेबिट में यहाँ पे एक ही में इसमें, तो मतलब आंसर आपको क्या आएगा बी 8 का। चलिए नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू 62,100, आप लोग का सैलरी एंड वेजेस कितना है 62,100 एंड ग्रॉस है एंड अर्न बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड डिडक्शन ऑफ रुपीज 5,400 एंड प्रूडेंट फंड 2,400, डिडक्शन है 5,400 का पीएफ का और 2,400 का ईएसआई का, एंड 4,300 एज इनकम टैक्स और 4,300 का इनकम टैक्स का, आर मेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। ये क्या करते हैं, ग्रॉस अमाउंट से आप लोग देते बराबर ना। एंट्री इन कॉस्ट लेजर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉस्ट लेजर जो है आप लोग का नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें एंट्री क्या करेंगे आप लोग, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस टू जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट 50,000, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 60,100, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू प्रोविडेंट फंड टू एसआई इनकम टैक्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट 50,000। तो इसका आएगा आप लोग का ए। आप लोग अगर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में मेंटेन करते हैं तो आप लोग का ये खर्चा का सैलरी एंड वेजेस का, इसलिए डेबिट में क्या लिखना है आप लोग, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये आपका ओवरहेड है बराबर ना। और आप लोगों ने पढ़े थे कि ओवरहेड जब भी आप एडजस्ट करते हो उसको सेल्फ बैलेंसिंग किससे करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट से करते हैं बराबर ना। तो ये आ गया आप लोग का एंट्री, इसमें बाइफरकेशन हम लोग लिखते नहीं है, किसके अंदर, कॉस्ट लेजर के नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बाइफरकेशन मेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो सैलरी एंड वेजेस का खाली आप लोग को लिखे 60,000, उसको सेल्फ बैलेंसिंग किससे करते हैं हम लोग, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़े थे बराबर ना सेल्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट। A concern has non-integrated costing system, salaries and wages analysis book indicate the following breakup. A concern has non-integrated system, उसके पास non-integrated system है बराबर ना। और सैलरी एंड वेजेस एनालिसिस की बुक से पता चलता है कि ये उसका ब्रेकअप है, डायरेक्ट वेजेस का इतना है, इनडायरेक्ट वेजेस का इतना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी का इतना है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी का इतना है। Which of the following statement is false? ये लोग में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है, राइट नहीं बोलना है, फॉल्स बोला है। नो एडिशनल एंट्री इज पास इन द फाइनेंशियल बुक फॉर ब्रेकअप, ब्रेकअप के लिए कोई एडिशनल एंट्री पास नहीं करते हम लोग, करेक्ट है, क्योंकि हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पे देखो कोई एडिशनल एंट्री नहीं करते हम ब्रेकअप के लिए बराबर ना। ब्रेकअप था वहां पे दिया होता है कि अलग अलग सैलरी का अलग अमाउंट दिया था, लेकिन मेंशन उन्होंने नहीं करे। आगे लिखा है तो ये करेक्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 38,600, तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट आप लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे किससे, 38,600 से। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस आप लोग का कहां पे आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में आता है, याद होगा। इनडायरेक्ट जो रहता है आप लोग का उनके नाम से लिखते हैं बराबर ना, लेकिन जो डायरेक्ट होता है वो कहां से किससे लिखते हैं हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखते हैं, हमने ऊपर पढ़े थे। सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 62,000, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट होगा 62,200 से, नहीं सैलरी एंड वेजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वेजेस भी, डायरेक्ट वेजेस सैलरी एंड वेजेस में नहीं आएगा, वो अलग से आएगा बराबर ना। तो आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा ये, तो इसका मतलब थर्ड आप लोग का क्या है, रॉन्ग है, तो सी ओनली 3, तो आगे आप लोग का सी। 11th पे आते हैं, इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द एम्फसाइज इज ऑन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, तो इसमें एम्फसाइज होता है हमेशा नॉमिनल अकाउंट, मतलब आप लोग का वही डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बराबर है। चलिए आगे आते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकंसाइल्ड अंडर, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट को हम लोग को रिकंसाइल करना पड़ता है किसके अंडर, इंटीग्रल सिस्टम, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सिस्टम, बोथ ए बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा आप लोग का कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सिस्टम में। आप लोग को जो आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट को इंटीग्रेट रिकंसाइल ही करते हैं हम इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट एंड कंट्रोल अकाउंट सिस्टम को रिकंसाइल करना, ये चैप्टर में। नेक्स्ट है 13 आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मेक्स द लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, कौन सा अकाउंट हम लोग को कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग करता है, अभी तो पढ़े हमने, वापस से रिपीट क्यों आ गई है बराबर ना, वापस रिपीट आ गई है। तो इसका हम लोग को कोई ऑप्शन है क्या, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर है। कॉस्ट लेजर को आप लोग को क्या, कौन सेल्फ बैलेंसिंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मेक्स कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ बैलेंसिंग कौन करता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बराबर, जो भी कॉस्ट लेगा उससे। ऊपर थोड़ा ऊपर आप लोग को जनरल लेजर से अपने देखा, यहाँ पे था आप लोगों ने यहाँ पे किए थे, कहाँ गया ये, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से बराबर ना। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दिया है, तो हम लोग वो लिख देंगे। तो ये आ गया 13 का आप लोग का सी। 14 आते हैं हम लोग को, परचेज फॉर स्पेशल जॉब इज डेबिटेड अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम 2, परचेज अगर उन्होंने लेकिन स्पेशल जॉब के लिए बराबर ना, मतलब स्पेशल काम के लिए, डायरेक्टली काम के लिए, विच इज डेबिटेड अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसको हम लोग क्या डेबिट में क्या लिखेंगे वो हम लोग को बताना है बराबर ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो परचेज तो आता ही नहीं है, स्टोर लेजर आ सकता था, लेकिन हम लोग ने ये परचेज का डायरेक्टली जॉब के लिए किया, तो मतलब ये फैक्ट्री में नहीं आया होगा, डायरेक्ट सॉरी गोडाउन में नहीं आया, डायरेक्टली कहाँ पे गया होगा, उसके लिए गया होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल बराबर ना, डायरेक्ट मटेरियल की तरह आप लोग का सॉरी इनडायरेक्ट रहेगा, तो ये क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। नेक्स्ट, जर्नल एंट्री फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर आप लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड हुआ है और उसको आप लोग को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना बराबर ना,
इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, तो इसका एंट्री क्या आएगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री क्या आएगी हम लोग को ये बताना है। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड एडजस्टमेंट टू प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इसका आएगा आप लोग का 15th का बी आएगा। याद रखना, जब भी किसी ओवरहेड को आप लोग को एब्सॉर्ब करने बोलेगा तो उसको क्रेडिट में लिखने का। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आप लोग का कहां पे लिख दिया आप लोग ने, क्रेडिट पे लिख दिया, दिखा आप लोग को। और डेबिट में प्रोडक्शन ओवरहेड आप लोग को काय के लिए लगता है, इसके लिए क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, तो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट 16, जर्नल एंट्रीज फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बराबर ना, आप किसको आपको एब्जॉर्ब करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। सिंपल से मैंने बता दिया था आपको कि जिसको भी आप लोग को एब्जॉर्ब करना है उसको कहां पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का। तो किसको करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो उसको आप लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया, बराबर है। तो मतलब इसका ए आंसर नहीं, सब तो सेम है। तो डेबिट में क्या आएगा आप लोग को ये खाली सोचना पड़ेगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग का कब आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। अगर आप लोग ने कॉस्ट शीट पढ़े होंगे तो इधर आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब इसका कौन सा एंट्री आप लोग की, ए एंट्री। 17 पे आते हैं, जर्नल एंट्री फॉर ओवर अब्सॉर्ब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हो गया है, ओवर अब्सॉर्ब हो गया है। तो एंट्री क्या आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू कॉस्ट लेजर, administrative adjustment to suspense account to administrative overhead to overhead adjustment account to no entries required। तो आप लोग का आएगा इसका 17th का सी। आप लोग का क्या हो गया, ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया। ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप लोग को कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है ना। एब्जॉर्ब करने के लिए आप लोग को क्रेडिट में था, बराबर ना, लेकिन ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो आप लोग का कहां पे आ गया, डेबिट में आ गया, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहां पे आ गया आप लोग का, डेबिट में आ गया, लिखा आप लोग को यहाँ पे डेबिट में लिख दिए। और टू क्या लिखेंगे आप लोग, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, और या तो आप लोग कहां डाल सकते हो उसको, सस्पेंस अकाउंट डाल सकते हो। जैसे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रहता था वैसे इधर, तो कहां डाल सकते हो उसको आप लोग, सस्पेंस अकाउंट में या तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर है, ये हो गया 17। 18 देखिए आप लोग का क्या दिया हुआ है, जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम। आप लोग ने प्रोडक्शन को क्या करे, मटेरियल क्या करे, इशू करे, बराबर ना, खरीद नहीं रहा। अभी आप याद रखना, आप लोग परचेज करेंगे, अगर आप लोग का स्टोर परचेज करेगा तो आप लोग का स्टोर लेजर डेबिट में आता है, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। किसको इशू कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए इशू कर रहे हैं, बराबर ना। तो देखो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका आएगा आप लोग का सी, क्योंकि आपने पढ़े थे कि अगर मटेरियल आप लोग परचेज करके लाएंगे स्टोर से तो आप लोग का स्टोर लेजर आप लोग का कहां पे रहता है, डेबिट में रहता है। और अगर आप लोग स्टोर मतलब समझ लेने का गोडाउन, और अगर आप लोग को इशू करेंगे तो आप लोग का स्टोर लेजर कहां पे रहता है, क्रेडिट में रहता है। तो ये आप लोग इशू कर रहे हैं, दे रहे ना, तो यहाँ पे स्टोर लेजर आप लोग का कहां पे, इसलिए क्रेडिट में। अब काय के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए आप लोग कौन सा वर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, याद रखिए। 19 पाते हैं, जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट इज। अगर आप लोग वेजेस पे कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या एंट्री आएगी, किसके अंदर, नॉन इंटीग्रेटेड ना। नॉर्मल एंट्री तो आप लोग को मालूम है, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या एंट्री आएगी, वेज कंट्रोल अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अभी आप लोग का इसका आएगा सी, क्योंकि कैश तो आप लोग का आता ही नहीं इसके अंदर ये चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसका आएगा आप लोग का सी नहीं, सॉरी बी, वेज कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेज की एंट्री है, और वेज को आप लोग को आप पता है, आप लोग कोई भी एक्सपेंस को किससे मेंटेन करते हैं, आप लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से सेल्फ बैलेंसिंग करते हैं। तो इसलिए आप लोग ने लिख दिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मतलब आप लोग का कैश रहेगा ना, कैश की जगह पे आप लोग कैश होना रहेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यार आया गया कैश, आप लोग ध्यान रखना। पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर सप्लाई मेड जर्नल एंट्री इन नॉन अकाउंट विल बी। जो हम लोग सप्लाई क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसको एंट्री क्या करेंगे, बराबर ना, वो हम लोग को पूछा है। तो देखिए क्या क्या लिखा है जरा, सिंडिकेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो आगे नहीं आएगा। सिंडिकेटर्स टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंडिकेटर्स टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। तो इसका आप लोग का आएगा 20 का डी, नो एंट्रीज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। पेमेंट फॉर टू क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई मेड, तो जो पेमेंट करे उन्होंने क्रेडिटर्स को, उसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगा 20 का आप लोग का डी। इन अ पीरियड 50,000 वाज इनकर्ड ऑन इनडायरेक्ट लेबर, एक टाइम है जिसमें उन्होंने 50,000 क्या करे, इनडायरेक्ट लेबर को दिए हैं। इन अ कॉस्ट लेजर द डबल एंट्री विल बी, तो डबल एंट्री क्या होगी, बराबर ना, तो हम लोग को बताना है। तो देखिएगा क्या लिखा है, वेज कंट्रोल अकाउंट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो इसका आएगा आप लोग का 21 का सी। आप लोगों ने क्या करे, 50 रुपए खर्चा करे, क्या के लिए खर्चा करे हैं, इनडायरेक्ट लेबर के लिए, बराबर ना।
इन अ कॉस्ट लेजर के अंदर डबल एंट्री, तो कॉस्ट लेजर के अंदर करे, इसलिए आप लोग का डेबिट में क्या आ गया, ओवरहेड कंट्रोल, क्योंकि ये आप लोग को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर है, इसलिए आप लोग इसको क्या लिखते हैं, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और इसको कहां से एडजस्ट करते हैं, वेजेस से, इसलिए वेजेस लिखते हैं उन्होंने, टू वेज कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया आप लोग का 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स वुड बी, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड की एंट्री आप लोग की क्या होगी फाइनेंशियल पीरियड के एंड में, वर्क इन प्रोग्रेस टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो आप लोग का ओवरहेड्स वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं लेंगे क्योंकि ईयर एंड पे बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस टू वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉफिट एंड लॉस टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखिए ईयर एंड पे आप लोग का अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड, तो ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब है तो आप लोग का कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो इसलिए आप लोग का ओवरहेड कंट्रोल कहां पे आ गया, क्रेडिट में आ गया। और ईयर एंड पे हम लोग जो भी ओवरहेड होता है हम लोग का, वो सब कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसलिए इसकी एंट्री आएगी आप लोग का 22 की सी आएगी। याद रखिए ओवरहेड को हम लोग को क्या करना है, अंडर अब्जॉर्ब है, तो इसलिए क्रेडिट में लिखे हम लोगों ने, और उसको ट्रांसफर कहां करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसलिए आगे डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए डबल एंट्री फॉर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कॉस्ट लेजर इज, डबल एंट्री करना है हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, बराबर ना, कॉस्ट लेजर के अंदर, तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका आप लोग का आएगा बी, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। देखिए कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट है आप लोग का, बराबर ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लोग जब भी पूरा बन जाता प्रोडक्ट, तो उसका जो भी अमाउंट रहता है आप लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट पे। और कहां से आया ये कॉस्ट, प्रोडक्शन से आया है, इसलिए प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका आप लोग ने लिखा टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया। चलिए 24 पे आते हैं, व्हाट इज एन इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम, व्हाट इज एन इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम कौन सा है, a single combined system containing both cost accounting and financial accounting records, a system combining cost accounting and management accounting, a system with high secured access, a system where separate account are kept for cost accounting and financial accounting। तो इसका आएगा आप लोग का डी, के ऐसा सिस्टम जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड क्या रखते हैं हम लोग, सेपरेट रखते हैं, अलग अलग दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, तो अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल हम लोग डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, बताया कौन कौन से, गुड रिसीव नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल लिक्विडेशन नोट, डिलीवरी नोट यूज करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल सेंड बैक टू स्टोर फ्रॉम प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा मटेरियल यूज मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट यूज करते हैं जो हम जिसमें लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिटर्न बैक करते हैं स्टोर्स को, मतलब फैक्ट्री से रिटर्न आता है स्टोर पे। तो इसका आएगा 1 और 4 मटेरियल रिसीव्ड और 4 डिलीवरी नहीं, 1 और 2 नहीं, 2 ओनली मटेरियल रिटर्न नोट, और 2 और 3 नहीं, तो इसका आएगा आप लोग का सी, मटेरियल रिटर्न नोट आप लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिटर्न करते हैं, बराबर। यहां से जब फैक्ट्री से जाता है तो इशू बोलते हैं ना, और जब फैक्ट्री को रिटर्न आएगा तो क्या आएगा, मटेरियल रिटर्न। When the production has been completed, what double entry would be made in the cost accounting system? जब प्रोडक्शन क्या हो गया आप लोग का, कंप्लीट हो गया है, तब कौन सी एंट्री आप लोग यूज करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड, तो इसका आएगा आप लोग का बी, 26 का आप लोग का आएगा बी, के फिनिश गुड अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखना क्या आएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट में, और क्रेडिट में क्या रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, जब भी आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे, द रॉ मटेरियल इशूड टू अ जॉब वेर ओवर एस्टिमेटेड, एंड जो रॉ मटेरियल इशू करते उन्होंने वो जॉब के लिए, वो काम के लिए वो क्या हो गया, ओवर एस्टिमेट हो गया, एंड द एक्सेस इज बीइंग सेंड बैक टू द मटेरियल स्टोर, और फिर उसको क्या करते रिटर्न कर दिए, व्हाट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को लगेगा, कि हम लोग को बताना है, स्टोर क्रेडिट नोट, स्टोर डेबिट नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, अभी हम लोग पढ़े थे मटेरियल रिटर्न नोट, ऊपर ही तो करे हमने यहाँ पे, बराबर ना। चलिए आगे आते हैं, when goods are sold what double entry would be made to record the transfer of cost, जब गुड्स क्या करते हैं हम लोग बेच देते हैं, तो हम लोग कौन से डबल एंट्री करेंगे, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, फिनिश गुड अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू फिनिश गुड अकाउंट, तो इसका आएगा आप लोग का डी आएगा, 28 का डी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, फिनिश गुड कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। जब प्रोडक्शन हो गया था आप लोग का, तो फिनिश गुड आप लोगों ने डेबिट में लिखे थे, और वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे लिखे थे, क्रेडिट में लिखे थे, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद, बराबर ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग का फिनिश गुड जा रहा है,
खत्म हो रहा है, तो फिनिश गुड इसलिए कहां पे लिख देंगे आप लोग, क्रेडिट में लिख देंगे, और डेबिट में क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए जरा क्या लिखा है, द स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द पीरियड कंटेन द फॉलोइंग समरी इन्फॉर्मेशन। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 3,21,000 का हम लोग का सप्लायर्स डिलीवरी इनटू स्टोर, मतलब सप्लायर ने हम लोग का माल डिलीवर किया, इनडायरेक्ट मेटल हमने इशू करे स्टोर से 13,000 का, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को हम लोग रिटर्न करें, ओपनिंग ऑफ इन्वेंट्री इन स्टोर्स, इन्वेंट्री ओपनिंग 46 की है, क्लोजिंग कितनी है 59 की है, देयर वर नो इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी इन द बिड। डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई इसमें कम ज्यादा करने वाला, मतलब कम ज्यादा कुछ खराब हो जाना वो सब वगैरह नहीं है। व्हेन अकाउंटिंग एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मेटल, तो व्हाट करेंट मतलब कौन सी एंट्री हम लोग की रिकॉर्ड ऑफ इशू ऑफ डायरेक्ट मेटल की बात कर रहे हैं स्टोर से, तो हम लोग को आएगा। तो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग इशू ऑफ डायरेक्ट मेटल करते हैं तो क्रेडिट में क्या आता है हम लोग का, वर्किंग स्टोर लेजर आते हैं, तो मतलब बी और जो आप लोग का डी है उसमें से कोई एक राइट होगा, क्योंकि देखो दोनों में स्टोर लेजर क्रेडिट में, बाकी तो किसी में नहीं है, बाकी दोनों में डेबिट में। तो ये तो क्लियर होगा कि बी या डी में से कोई एक आंसर आएगा। लेकिन अभी हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि बी और डी एंट्री दोनों सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अमाउंट 287 है, यहाँ पे कितना 3,13,000, तो कौन सी आएगी, तो आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए आप लोग का, देखिए ये मटेरियल कितने का है, 3,21,000 का है, बराबर है, जो आप लोग ने सप्लायर ने आप लोग को दिया है, ये आप लोग का ओपनिंग था, तो उसमें आप लोग क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे, बराबर ना। तो जब इसको आप लोग ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 लाख आप लोग का 70 20 और 2 और 4 6 3,67,000 हो जाएगा आप लोग का, बराबर है, दोनों का प्लस कर लोगे क्योंकि ओपनिंग आप लोग का प्लस होता है, और क्लोजिंग कितना है आप लोग का 59, बराबर ना, क्लोजिंग, तो वो क्या हो जाएगा उसमें से माइनस होगा 59, जब इसमें से आप माइनस करोगे तो आप लोग को माइनस करके देख लिया आप लोग को 3 लाख कितना आ जाएगा, 59 माइनस करेंगे तो 3,08,000, बराबर है, ये आप लोग की इन्वेंट्री होगी 3,08,000 की, बराबर है। अब उसमें से क्या लिखा है देखो, 13,000 का आप लोग ने इनडायरेक्ट मेटल था उसमें से, तो इनडायरेक्ट मेटल तो इसमें से क्या कर देंगे आप लोग, माइनस कर देंगे, और आप लोग ने 8,000 का क्या कर दिया, रिटर्न कर दियो, तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो 13 और 8 माइनस करेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस करेंगे तो आप लोग का 3 लाख हो जाएगा, और 13 माइनस करेंगे तो 2,87,000, तो मतलब आप लोग का राइट कौन सा है, बी वाला 2,87,000 वाला, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 29। उसके बाद आते हैं हम लोग 30 पे, व्हाट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है, an account in cost ledger to record financial accounting items, an account in the financial ledger to record cost account, an account that summarize outstanding payables, an account that summarize outstanding receivables balance। तो cost ledger account आप लोग का क्या होता है, an account in the cost ledger to record financial accounting items। ऐसा cost मतलब cost ledger का ही अकाउंट होता है, लेकिन हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो आइटम्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। 30 का आप लोग का ए। नेक्स्ट है आप लोग का देखिए, The advantage of maintaining cost control account include the following। उसका एडवांटेज क्या है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाने का, facilitate prompt preparation of cost accounting and costing profit loss account, help the management in policy formulation, facilitate internal check, all of the above। तो इसका आएगा आप लोग का all of the above। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाने से आप लोग को सबका फायदा हो जाएगा सब चीजों का। नेक्स्ट है the work in progress control account is not debited with। वर्क इन प्रोग्रेस जो आप लोग का कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट नहीं होता है कि कब, डायरेक्ट मेटल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसका आप लोग का आंसर कौन सा आएगा ये आप लोग को बताना है, बराबर ना। तो 32 का आएगा आप लोग का डी, क्योंकि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है डायरेक्ट मेटल में, तो आप लोग जब यूज करते हैं डायरेक्ट मेटल तो आप लोग को आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा, प्रोडक्शन के ओवरहेड है जो आप लोग ने रिकवर करे तो वो भी आएगा, बराबर ना। लेकिन आप लोग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वर्क इन प्रोग्रेस आता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 33 पे, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड यूजुअली वुड बी रिकॉर्डेड। जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका एप्लीकेशन एज एन इंक्रीज इन, किसके इंक्रीज इन होता है, बराबर ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड। तो इसका आएगा आप लोग का आई थिंक सो बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट आएगा आप लोग का फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक है। चलिए आगे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड जो रहता है आप लोग का प्रोडक्शन रहता है, तो प्रोडक्शन फैक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस से ही रिलेटेड था, आप लोग ने पढ़े थे, बराबर ना। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर। प्रोडक्शन ओवरहेड आप लोग का कितने का है, 10,000 का है। उसके बाद ये आप लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर्ड कितना है, 12,000 का। प्रोडक्शन ओवरहेड जो आप लोग के रिकवर हुए वो कितने के, 12,000 का। द एंट्री फॉर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इज, जो आप लोग का ओवर रिकवरी ओवर रिकवर हो गया, क्योंकि आप लोगों ने खर्चा कितना करे थे 10,000 और आपने रिकवर कितना कर लिया 12,000, तो आप लोग का ओवर रिकवरी होगी ना, तो उसके लिए क्या एंट्री आएगी आप लोग को वो बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, ओवरहेड एडजस्टमेंट टू प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस टू ओवरहेड एडजस्टमेंट, ओवरहेड एडजस्टमेंट टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो गया, आप लोग का ओवर रिकॉर्ड हो गया है। तो सिंपल सी बात है, ओवर रिकॉर्ड हो गया तो जो भी अंडर रिकॉर्ड होता है तो आप लोग प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट में लिखते हैं, ओवर रिकॉर्ड हो गया तो लिखेंगे आप लोग प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट में लिखेंगे,
ठीक है। और किससे मेंटेन करते हैं हम लोग? सस्पेंस अकाउंट से करते थे। आप लोग को बताया था, सस्पेंस अकाउंट लिखिए या तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट लिखिए। तो यहाँ पे लिख लिया उसने ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 34 का आएगा आप लोग का ए बराबर है। 35 पे आते हैं। लॉस ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ स्टोर इज रिकॉर्ड इन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। अगर आप लोग का नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में आप लोग कहां मेंशन करेंगे, इसको आप लोग को बताना है, बराबर ना। तो जरा देखिए, स्टोर लेजर, प्रोडक्शन ओवरहेड, कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसमें आएगा आप लोग को बताना है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, डेबिट। स्टोर लेजर आप लोग का क्या डेबिट होगा, ऐसा बोल रहा है वो। क्रेडिट में क्या रहेगा आप लोग का, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद देखिए 35 का क्रेडिट और डेबिट, नथिंग डेबिट क्रेडिट, मतलब ये लोग एंट्री नहीं की, कंफ्यूज किया आप लोग, बहुत कंफ्यूज नहीं, लेकिन खाली आप लोग ये सोचना है कि स्टोर लेजर कहां पे रहेगा, डेबिट में, प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पे रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, ऐसा लोग का बोलना है। उसके बाद आप लोग का रहेगा क्रेडिट में स्टोर लेजर, डेबिट में रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड। तो आप लोग ने पढ़े थे लॉस ऑफ स्टोर इन रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में लॉस ऑफ स्टोर, स्टोर से लॉस हो गया मतलब आप लोग का क्या हो गया, हाँ स्टोर से लॉस हो गया मतलब गुड्स क्या हो जाएगा आप लोग का, कम हो जाएगा। तो गुड्स कम हो जाएगा तो स्टोर लेजर आप लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, अगर आप लोग को पता होगा। क्योंकि जब भी स्टोर कोई इशू करते हैं माल, आप माल इशू करना जरूरी नहीं कि आप लोग ने अगर वो पढ़े थे क्या बोलते हैं फीफो, तो अगर आप लोग का लॉस हो रहा तो आप लोग उसमें इशू में लिखते थे, बराबर ना। तो ये आएगा आप लोग का स्टोर लेजर कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। और डेबिट में क्या आ जाएगा आप लोग का, प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। तो ये आप लोग का बी राइट है 35 के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 36। इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर द डबल एंट्री फॉर इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड इज, जो हम लोग का डबल एंट्री होगा इनडायरेक्ट लेबर के लिए, बराबर ना, वो क्या होगा हम लोग को बताना है। वेज कंट्रोल अकाउंट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू वेज कंट्रोल अकाउंट, वेज कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो इसका आएगा आप लोग का 36 का सी, इनडायरेक्ट लेबर है ना। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आएगा डेबिट में और क्रेडिट में आ जाएगा वेज कंट्रोल अकाउंट। ये ऊपर भी एक बार हो चुका है अगर आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे तो। इन द कॉस्ट लेजर द डबल एंट्री फॉर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन फॉर अपेड इज, अगर हम लोग का कॉस्ट लेजर की बात करें, डबल एंट्री कर रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें, बराबर ना, फॉर अपेड इज, तो हम लोग की एंट्री क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, वर्क फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका आप लोग का शायद आएगा 37 का बी, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। आप लोग ने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले देखे फिनिश प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग का फिनिश गुड डेबिट में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है। ऊपर हमने कर चुके इसको, बराबर। 38 का लिखा देखो, स्टोर इशू टू फैक्ट्री रिपेयर्स ऑर्डर इज रिकॉर्ड एज, स्टोर हम लोग इशू कर रहे हैं फैक्ट्री रिपेयर ऑर्डर के लिए, बराबर ना। तो हम लोग की एंट्री क्या आएगी हम लोग को बताना है, स्टोर लेजर टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रॉफिट एंड लॉस टू स्टोर लेजर, प्रोडक्शन ओवरहेड टू स्टोर लेजर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका आएगा आप लोग का सी, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर से इशू कर रहे हैं, स्टोर से इशू कर ले तो आपको पता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है, आप लोगों ने क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट में क्या कर रहे हैं आप लोग, फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए, बराबर। फैक्ट्री के लिए तो क्या आता है आप लोग का, प्रोडक्शन ओवरहेड आता है डेबिट में, तो लिख दिया आप लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड। रिपेयर के लिए कर लिए इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर आप लोग प्रोडक्शन के लिए करते थे वहां पे तो आता था आप लोग का वर्क इन प्रोग्रेस आता था, याद रखना। हाँ, अगर आप लोग प्रोडक्शन के लिए करते थे तो आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लिखते, आप लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री रिपेयर के लिए है, तो रिपेयर के लिए तो क्या आएगा आप लोग का, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो 38 का आप लोग का हो गया सी। 39 पे आते हैं हम लोग, द डेबिट बैलेंस ऑफ ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में बी ट्रांसफर टू, जो आप लोग का ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका जो डेबिट बैलेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर करना है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। किसका, ओवरहेड एडजस्टमेंट का जो टैली बैलेंस आता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। 40 का, मटेरियल लॉस्ट इन स्टोर ड्यू टू फायर, मटेरियल क्या हो गया आप लोग का, लॉस हो गया फायर की वजह से, बराबर ना। तो क्या करेंगे, a part of normal loss and hence part of cost capitalized, a part of abnormal loss and hence exclude from the cost, transfer to the next period। तो इसका आएगा आप लोग का सी के, ये पार्ट क्या है हम लोग का, एबनॉर्मल लॉस का पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पार्ट ऑफ एबनॉर्मल, और इसको क्या कर देंगे, कॉस्ट में से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, एक्चुअल कॉस्ट माना जाता है इसको नहीं है 40 के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का 40 क्वेश्चंस। अगर मैं और भी कराऊंगा टोटल 78 है इसमें ऑलमोस्ट, तो अगर बहुत टाइम चले जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ तो वीडियो 2 पार्ट में करता हूँ। आप लोग इतना पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और फिर आगे का वीडियो में अगला पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के 38 क्वेश्चंस अगले वीडियो में बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेके, आगे के चैप्टर्स लेके, और बाकी अगर आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं देखे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बाकी सब्जेक्ट भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।